नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी विषय के शब्द परिचय चैप्टर के बारे में। शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके भेद और क्या हैं, शब्द कैसे बनते हैं, कहाँ के शब्द हैं, सब पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम आते हैं, आइए सबसे पहले शब्द के बारे में जान लेते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है। तो शब्द कहता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं। दोस्तों कैसे? दो और दो शब्द मिलकर, वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। और भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होती है। शब्द क्या होती है? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। मतलब भाषा को व्यक्त करने के लिए जो हम लिखते हैं तो उसको सबसे छोटी इकाई जो होती है जिसका अर्थ निकले वो हमारी शब्द होती है। सार्थक इकाई है दोस्तों, लघुत्तम सार्थक इकाई। अब आते हैं भाषा के मतलब शब्द के भेद। शब्द के भेद दो प्रकार से हम देखते हैं, एक निरर्थक हो गया, एक सार्थक हो गया। निर का मतलब बिना अर्थ के और अर्थ के साथ, मतलब जिसके सार्थक अर्थ मतलब जिनका कोई अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ ना हो। दोस्तों ये हो गए हमारे भेद। दो तरह से जो मानते हैं। तो निरर्थक शब्द को हम पढ़ते हैं कि निरर्थक शब्द अधिकतर सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं। जैसे खाना वाना, पानी वानी है, ऐसे बोलते हैं दोस्तों। वाना बोला, जो पानी वानी बोला, ये सब हमारे निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। दोस्तों अब आते हैं सार्थक शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो सार्थक शब्द के भेद हमारे चार तरह से पढ़ सकते हैं इनको। दोस्तों चार तरह से हम सार्थक शब्दों के भेद को पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इसका पहला आता है भेद रचना या बनावट या व्युत्पत्ति, या फिर उसको कह देते हैं गठन के आधार पर हमारे शब्द के भेद, शब्द सार्थक शब्द के भेद वो होते हैं तीन प्रकार के। दोस्तों कितने? तीन प्रकार के। तो हम सबसे पहले आते हैं पहला सब प्रकार ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? तो हम ऋण शब्द पढ़ते हैं जैसे वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके, मतलब सार्थक खंड ना हो सके का मतलब क्या है? अगर हम उनको खंडों में विभाजित करें, शब्द को खंडों में विभाजित करें, टुकड़ों में तोड़ें, तो उनको जो टुकड़े होंगे उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमने देखा विद्या, उदाहरण में देखते हैं विद्या। अब विद्या को हमने खंडों में विभाजित किया, ये देखिए खंडों में विभाजित किया, वा ई दा या आ, इनका अलग अलग कोई मतलब नहीं निकल रहा, मतलब अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे राम को हम रा और माँ अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ हमें पता ही नहीं चलेगा उसका क्या अर्थ होगा। जैसे पशु को इसको अलग अलग कर देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब कि जब वह शब्द है तो उसी का अर्थ सार्थक है, अर्थ है, मतलब अगर उसके टुकड़े कर दें तो ना अर्थ निकले, तो ऐसे शब्दों को हम ऋण शब्द कहते हैं। मतलब टुकड़ों का अर्थ ना निकले, सार्थक खंड ना हो उसके, ये मतलब हो गया। और उसके बाद आते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द आते हैं वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने हो। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। उसके खंड करने में अर्थ नहीं निकलता था और इसके खंड अगर कर देंगे तो दोनों खंडों या दो से अधिक खंडों का अर्थ निकलेगा। दोस्तों कैसे? जैसे हमने देखा पाठशाला, पढ़ने की जगह है पाठशाला, पढ़ने की जगह बोलते हैं, तो उसका भी अर्थ यही हो गया पाठशाला का अर्थ। और इसको अलग अलग करें, पाठ और शाला अलग अलग किया, पाठ का मतलब पढ़ना, जगह, शाला का मतलब जगह, तो पढ़ने की जगह, इसका भी अर्थ हो गया। दोनों का अर्थ सेम हो गया, मतलब ये दोनों के सार्थक खंड हो गए। देखो सार्थक खंड हो गए इसके। इस तरह से अब आते हैं तीसरे में। जैसे अब आया योग ऋण। योग ऋण दोस्तों याद रखेंगे योग ऋण को, वे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के योग से हमारे यौगिक भी बनते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। समझ गए दोस्तों कि उसका एक अर्थ तो होता ही है लेकिन उसका एक तीसरा अर्थ भी, दूसरा अर्थ भी निकल आता है, एक विशेष अर्थ भी प्रकट होता है। जैसे हमने लंबोदर को ध्यान दिया, लंबोदर, तो इसका हम अगर एक अर्थ निकालें तो हम लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। देखिए दोस्तों गणेश जी को हम लंबोदर बोलते हैं, उनका नाम लंबोदर है। अगर इसको हम अलग अलग करें, लंबा और उदर, लंबा और उदर दो दो अलग अलग किए तो लंबा है जिसका उदर मीन्स पेट, लंबा पेट वाला, हमने ये एक अर्थ निकला लंबा पेट वाले, और गणेश जी निकले, मतलब एक तीसरा अर्थ निकला गणेश जी। और लंबोदर का अर्थ होता है लंबे पेट वाला, मतलब जिसका पेट बड़ा हो। तो हमारे यहाँ देखिए एक तीसरा अर्थ निकला, तो इसलिए इसको योग ऋण कहते हैं। जैसे हिमालय में बर्फ़ का घर कहते हैं और हिमालय के एक पर्वत भी होता है, हिमालय एक पर्वत भी है, इसको बर्फ़ का घर भी कहते हैं हिमालय को। ये दो अर्थ निकले इसके, एक विशेष अर्थ निकला पर्वत। और दशानन को भी ऐसे 10 मुख वाला
और इसी तरह वो बोलेंगे। और 10 आनंद, तो उसको रावण को भी बोलते हैं। इसका तीसरा अर्थ निकला इसका भी। ऐसे ही रोगुण हो जाए, मतलब एक तीसरा अर्थ, मतलब एक विशिष्ट अर्थ या विशेष अर्थ निकल आए हमारा, तो वो हमारा योग ऋण हो जाएगा। अगर नहीं निकलता विशेष अर्थ, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो हमारा यौगिक हो जाएगा। और जिसके खंड ना किए जा सकें सार्थक, वो हमारा ऋण हो जाएगा। इस तरह से हमने ये पढ़ा दोस्तों। अब आते हैं हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, सार्थक शब्दों के भेद। तो हमने एक तरह से पढ़ा था अर्थ के आधार पर, इसको भी मान सकते हैं निरर्थक और सार्थक को। जिसका अर्थ निकले सार्थक, जिसके अर्थ ना निकले निरर्थक हो जाएगा। अब उसको हम शब्द शक्ति भी कहते हैं अर्थ के आधार पर दोस्तों। तो शब्द शक्ति क्या होता है? प्रत्येक शब्द जो अर्थ निकलता वह अर्थ बोध कराने वाली संज्ञा की शब्द की शक्ति को है। 3 शक्तियाँ हैं। प्रत्येक शब्द जो अर्थ निकलता है वह अर्थ बोध कराने वाली शब्द की शक्ति है, शब्द शक्ति होती है। तो शब्द शक्ति हमारी 3 तरह से पढ़ सकते हैं इसको। इसकी 3 शक्तियाँ होती है दोस्तों। कौन कौन सी? पहली हम पढ़ेंगे वाचक या अभिधा बोलते हैं। कौन कौन सी शब्द शक्ति में आता है? वाचक या अभिधा। तो जिस शब्द का सीधा शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, मतलब सीधा शाब्दिक अर्थ ले लिया जाए, उसे वाचक कहते हैं। मतलब स्कूल हो गया तो स्कूल, इसका शब्द अर्थ सीधा अर्थ है स्कूल ही होगा। घर है तो घर, नगर है तो नगर, सड़क है तो सड़क, इसका मतलब सीधा अर्थ ले ली। अर्थ की बात करेंगे दोस्तों, तो स्कूल का मतलब पढ़ने का स्थान है, तो वही अर्थ सीधा हो जाएगा इसका अर्थ। सड़क, सड़क मतलब चलने वाला जगह, तो वो हमारा सीधा अर्थ इसका ले लेंगे वाचक या अभिधा में। अब आते हैं लाक्षणिक या लक्षण में। लाक्षणिक का मतलब होता है लक्षण दिखाई दे दूसरा। जैसे मतलब वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, कारणवश उनके लक्षण लिए जाते हैं। मतलब शाब्दिक अर्थ ना लिया जाए, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, कारणवश उसके लक्षण लिए जाते हैं। मतलब लक्षण से वो प्रदर्शित हो अपने, तो उसको लाक्षणिक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण में समझ आ जाएगा कैसे। तो उदाहरण में जैसे लिखा है तुम गधे हो। किसी को कहा गया तुम गधे हो, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो मूर्ख है। गधा तो है नहीं, लेकिन उसका लक्षण बताया गया, उस आदमी का लक्षण बताया। किसी आदमी को कहा गया तुम गधे हो, तो उसका मतलब हुआ कि वो मूर्ख है, एक तरह का पागल इंसान है, इसलिए गधा उसको बोला जा रहा है। जैसे अनिल ने 2 शेर पाल रखे हैं। अनिल ने 2 शेर पाल रखे हैं, तो यहाँ शेर का सीधा शाब्दिक अर्थ कहाँ से? सीधा शाब्दिक अर्थ लिया नहीं जा रहा। इसका शेर का मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर पाल रखे हैं। शेर पाल रखे का मतलब है उन्होंने एक तंदुरुस्त आदमियों को पाल रखा है। इसका मतलब ये हुआ अनिल का मतलब, अनिल ने 2 शेर का मतलब। तो ये हो गया कि इसका सीधा शाब्दिक अर्थ ना लिया जाए, उसका लक्षण लिया जाए। तो ये हो गया हमारा लक्षण या लाक्षणिक। अब आता है हमारा तीसरा दोस्तों, व्यंजना या व्यंग। वे शब्द जिनका ना तो वाच्यार्थ, समझे दोस्तों, वाच्यार्थ हो और ना ही लाक्षण हो। मतलब वो दोनों जो हम पढ़ चुके हैं, वो दोनों ना हो, ना तो वाच्यार्थ हो और ना ही लक्षणार्थ लिया जाए, बल्कि इन दोनों से इसका अर्थ भिन्न हो। दोनों से इसका अर्थ भिन्न हो। जैसे हमारा एक चोर है, अपने साथी से कहता है, एक चोर अपने साथी से कहता है, चोर का साथी चोर ही होगा, अपने साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है। तो रात कितनी अंधेरी है, इसका मतलब ना तो रात अंधेरी से है और ना ही और कोई मतलब है उसका सीधा। इसका मतलब है चोर है, तो चोर का मतलब क्या हुआ जाके? चोरी के लिए अच्छी रात है। क्या दोस्तों? चोरी के लिए हमारी अच्छी रात है, इसलिए वो कह रहा है रात कितनी अंधेरी है। मतलब उसके लिए बहुत अच्छी रात है, इसलिए बोल रहा है रात कितनी अंधेरी है। अब जैसे बोला 10 बजे हैं, तो हमारा एक समय को दर्शा रहा है, 10 बजे हैं, तो हमारा समय को दर्शा रहा है। तो ना तो इसका लक्षणार्थ लिया जा रहा है, ना वाच्यार्थ लिया जा रहा है, दोनों अर्थ नहीं लिए जा रहे। और एक तीसरा अर्थ, इन दोनों से अलग अर्थ, मतलब भिन्न अर्थ लिया जा रहा है, तो उसको व्यंजना या व्यंग में दिखाएंगे। तो उसमें व्यंजना या व्यंग शब्द कहेंगे दोस्तों। अब आते हैं विकार के आधार पर। विकार या रूपांतर या प्रयोग के आधार पर कह लें तो हमारे 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं दोस्तों के। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक व पुरुष के आधार पर परिवर्तित होते हैं। क्या दोस्तों? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक व पुरुष के आधार पर परिवर्तित होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे शब्द रूप हो गए राम, नदी, हरि आदि के। धातु रूप हो गए पठ, गम, लिख, द और ये सब हो गए, तो ये सब हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब इनके भेद होते हैं 4 तरह के। हम लोग पढ़ चुके हों दोस्तों, जानते भी हैं, लेकिन इनको अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम देख ले रहे हैं कि हो गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये 4 हमारे विकारी शब्द होते हैं।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगर इसी में हम आते हैं दोस्तों अविकारी शब्दों में, तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक व पुरुष के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, अर्थात जिनके रूप सदा एक जैसे बने रहते हैं। कोई भी स्थिति हो, कोई भी लिंग में हो, कोई भी वचन में हो, कोई भी कारक या पुरुष में हो, उनका सदा एक ही रूप होता है। तो इसको जैसे कि उदाहरण देख लें, जैसे और, किंतु, एवं, त्या, तथा, या, धीरे, आज, ये सब हमारे अविकारी शब्द हो गए। और इनके भेद की बात करें तो इनके भी भेद चार होते हैं। अविकारी शब्द के भेद होते हैं चार, जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। दोस्तों इनको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, अभी सिर्फ देख लेते हैं कि अविकारी शब्द ये चार होते हैं अविकारी शब्द। तो दोस्तों इस तरह से हमारा, अब आते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। मेन है वो दोस्तों, बहुत पूछे जाते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इनके अंदर की चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर चार होते हैं, तो इनका सबसे पहले हमारा तत्सम आता है। तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, मतलब संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनको वैसे का ही वैसा हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। तत्सम का अर्थ समझें कि तत् मतलब तद, इसका संविच्छेद करेंगे तद प्लस सम। तद का मतलब उसी, उसी का मतलब संस्कृत, सम का मतलब समान, संस्कृत के समान प्रयोग किए जाएं तो तत्सम होंगे। अब तद्भव का मतलब क्या है? तद्भव का मतलब है संस्कृत के वे शब्द जो धीरे धीरे रूप परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग किए जाएं, मतलब उनका रूप परिवर्तित करके उनको हिंदी में प्रयोग किया जाए। तद्भव का मतलब होता है तत् प्लस भव, तत् प्लस भव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तत् में उसी, भव मतलब उत्पन्न, उसी का मतलब संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को इसमें प्रयोग किया जाए, परिवर्तित करके प्रयोग किया जाए तो तद्भव हो जाएंगे दोस्तों। अब इसी का तीसरा पार्ट आता है देशज शब्द। कौन से? देशज शब्द। देश जा, देश प्लस जा मतलब देश में जन्मा, ऐसे शब्द जो देश में जन्मे हों और उनको और अच्छे से समझें। जैसे कि वे शब्द जिनके विषय में ज्ञात नहीं होता कि किस भाषा और कहाँ से लिए गए हैं, कि किस भाषा से लिए गए हैं और कहाँ से लिए गए हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का हमें पता न चले, जिनकी उत्पत्ति का हमें पता न चले, वे देशज शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, लोटा, डिबिया, डिब्बा, भोंपू, तेंदुआ, पेट, काका, देवरी, जूता, चाट, चटपट, ये सब हमारे ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं कि किस भाषा के हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये हमारे हो गए देशज शब्द दोस्तों। क्या हो गए? देशज शब्द। अब आते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन सा शब्द कहाँ का है ये सब। जैसे वे शब्द जिनके विषय में ज्ञात होता है कि किस भाषा का है और कहाँ से जन्मा है, तो ये हमारे विदेशज शब्द या आगत शब्द भी कहते हैं, मतलब कहीं से आए हुए शब्द, इनको विदेशज शब्द या आगत शब्द कहते हैं। तो ये सर्वाधिक योगदान इनमें, अगर हम बात करें कि विदेशज शब्दों में सर्वाधिक योगदान किस भाषा के शब्दों का है, तो हमारा अरबी और फारसी का है। अरबी और फारसी के शब्दों का सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे विदेशी शब्दों में। तो हम बात करेंगे, कुछ फारसी शब्द देख लेते हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट देखेंगे दोस्तों। तो जैसे आदमी, दर्जी, पैजामा, दुकान, जलेबी, बर्फ़ी, चश्मा, आईना, कमीना, आदमी, जमींदार, दंगल, बारिश, गंदगी, बीमार, बुखार, दवा, ये हमारे ज़्यादातर दोस्तों देखेंगे कि पुल्लिंग वाले आदमी, पुल्लिंग आदमी हो गया, दर्जी हो गया, पैजामा हो गया, ये सब पुल्लिंग टाइप के हैं। दुकान हो गया, जलेबी, बर्फ़ी, ये एक हो गया स्त्रीलिंग मान लो, लेकिन फिर भी इनको याद रखेंगे, किसी भी ट्रिक से याद रखें। जैसे आदमी है, दर्जी के यहाँ गया, पैजामा सिलाया, फिर दुकान गया, जलेबी ली, बर्फ़ी ली, अपना चश्मा लगा के, आईना लगा के, और कमीने को देखा, मतलब किसी तरह से याद कर लेंगे आप लोग। फारसी शब्दों को इस तरह से याद कर लेंगे। गुलाल, जंग, जहर, जान, इसमें जैसे आदमी पूछा जाता है दोस्तों, दर्जी, पैजामा भी पूछा जाता है, बर्फ़ी पूछ लिया गया, ये सब याद रखें। किशमिश हो गया, नमक हो गया, नमक बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, नमक, नमक याद रखेंगे, नमक क्या है? फारसी शब्द है नमक। गुलाल हो गया। अब आते हैं अरबी शब्दों में। अरबी, सबसे पहला अरबी अमीर, औरत, औरत याद रखेंगे। आदमी फारसी में, औरत अरबी में। आदमी फारसी में, आदमी को कहा जाता है ज़्यादा फारसी मत पढ़ो, औरत कहती है आदमी को फारसी मत पढ़ो, और आदमी हमेशा क्या कहता है औरत से? ज़्यादा अरबी मत पढ़िए। तो ये हो गया, औरत हो गया हमारा अरबी में, औलाद हो गया अरबी में, इशारा, उम्र पूछा जाता है दोस्तों, उम्र हो गया, कुर्सी हो गया, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। शराब, नशे, कत्ल, अक्ल, जालिम, कानून, कैदी, कैदी हो गया दोस्तों, कैदी भी पूछा जाता है, अरबी का है। इज्जत भी हो गया, देखिए। मौसम, हैजा, तहसील, वकील, रिश्वत, हद मुकदमा, तारीख, जमानत, हलवाई, जमानत दोस्तों, जमानत इंपॉर्टेंट
है। जमानत भी पूछा जाता है, जमानत अरबी का है। तारीख हो गई अरबी, किताब, मुहावरा, ये सब अरबी हो गए दोस्तों, क्या हो गए, अरबी। अब आते हैं हम लोग कुछ दूसरे शब्द, जैसे तुर्की के पढ़ते हैं। तुर्की में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुर्की भी दरोगा हो गया, बहादुर हो गया, कैंची, चाकू, तलवार, तमंचा, तोप, बारूद, मतलब ये जितने लड़ाई के सामान हैं, जितने लड़ाई के सामान हैं, जैसे कैंची, चाकू, तलवार, औजार टाइप के, तमंचा, तोप, बारूद, लाश, तलाश, तमाशा, खंजर, खंजर देखिए, खच्चर, उर्दू, बावर्ची। उर्दू दोस्तों, उर्दू शब्द जो है हमारा वो तुर्की का, ध्यान रखेंगे, उर्दू। और जितने औजार, कैंची, चाकू, तलवार, तमंचा, तोप, बारूद, ये सब लड़ने के सामान, ये हमारे सब तुर्की में आते हैं। दरोगा साहब भी हो गए हमारे, तुर्की में आते हैं। बहादुर भी हो गए, बहादुर लोग ये सब लेते हैं, तलवार, तमंचा, चाकू, ये सब। अब ये देखिए पुर्तगाली शब्द को देखते हैं। पुर्तगाली में हमारा काफ़ी शब्द हैं, जैसे गमला इंपॉर्टेंट है, चाबी, अलमारी, तौलिया, तौलिया इंपॉर्टेंट है, साबुन, फीता, तमाकू हो गया दोस्तों, तमाकू पुर्तगाली शब्द है, तमाकू। अनानास, पपीता, मतलब ये समझ लीजिए संतरा, अनानास, पपीता, ये फल हो गए हमारे, पुर्तगाली में आते हैं, फल हो गया पुर्तगाली में। गमला हो गया, गमला भी। चाबी, अलमारी, तौलिया, साबुन, फीता, तमाकू, तमाकू याद रखेंगे, फल और तमाकू हमारे पुर्तगाली में देखें। अब जापानी को देखते हैं। जापानी तो जानते हैं कि सुनामी हमारा जापानी शब्द है। रिक्शा इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिक्शा काफ़ी बार पूछा जा चुका है, रिक्शा हमारा जापानी शब्द है। और रूसी की बात करें, रूसी शब्दों में मेट्रो और जार, ये दो याद रखेंगे, मेट्रो और जार। जार हमारा रूसी शब्द, जार। चीनी, चीनी शब्द में चीनी हो गया, चीनी चाय बनाने में जो यूज करते हैं, चाय, चीनी, कॉफ़ी, मतलब चाय, चीनी, कॉफ़ी जो नाश्ते वाले सुबह होते हैं ये हमारे चीनी में आते हैं। तूफ़ान हो गया, तूफ़ान हमारा चीनी शब्द है। चीनी ज़्यादातर तूफ़ान मचाए पड़ा है, तो चीनी हो गया, तूफ़ान हो गया, चाय हो गया, काफ़ी हो गया, चीनी। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांसीसी में कर्फ्यू, कार्टून, इंजीनियर, अंग्रेजी, ये सब फ्रांसीसी हो गए शब्द। डच में, डच बात करें, डच हमारा बम, बम हमारा डच शब्द है। अंग्रेजी में हॉस्पिटल हो गया, जिसको अस्पताल हो गया, ट्रेन, रेल हो गया, पुलिस, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, जो अंग्रेजी के शब्द हैं हमें समझ में आते हैं। कोर्ट हमारा अंग्रेजी का शब्द है, डॉक्टर भी अंग्रेजी है, हॉस्पिटल भी अंग्रेजी है, ट्रेन या रेल भी अंग्रेजी है, और पुलिस भी अंग्रेजी शब्द है। ये हो गए हमारे विदेशज शब्द दोस्तों। अगर इनके अन्य भेद की बात करें तो अन्य भेद दो तरह के और होते हैं, दो होते हैं, संकर या द्विज। संकर या द्विज, पहला इसमें से है जो दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द होते हैं, संकर या द्विज शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के मेल से एक शब्द बना होगा वो हमारा संकर या द्विज शब्द कहलाएगा। जैसे दोष, हर्ता, दोष में हिंदी का है, हर्ता मतलब संस्कृत का। ऐसे जैसे थानेदार, ये भी, टिकट घर, वर्षगांठ, यात्रीगण, शीतला बक्स, डबल रोटी, जैसे डबल इंग्लिश का हो गया, रोटी हमारा हिंदी से मतलब वो दूसरे शब्दों से हो गया। इस तरह से हमारे दो भाषाओं के मेल से बनने वाला शब्द संकर या द्विज शब्द कहलाएगा दोस्तों। जैसे अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक शब्द इसका दूसरा भेद होता है। अनुकरणात्मक क्या होते हैं, तो वे शब्द जो जानवरों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा बोले जाते हैं, मतलब पशु पक्षियों द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं तथा पदार्थों की ध्वनियों से सीखा जाता है, मतलब जो पदार्थों की ध्वनियों से भी निकलते हैं या पशु पक्षियों द्वारा बोले जाते हैं, वे हमारे अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। अनुकरणात्मक शब्द होते हैं, जैसे काँव काँव कौआ बोलता है, हिनिनाना गधा का, मिनमिनाना हो गया, टर टर हो गया, दहाड़ना, टन टन, खट खट, छन छन, पनपट, कुछ भी ये शब्द आए हमारे अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। किसी पशु पक्षी की आवाज़ हो या धातुओं के पटकने की आवाज़ हो, ध्वनियाँ हो किसी की, तो वो हमारे अनुकरणात्मक शब्द हो जाते हैं। अब आते हैं कि और कुछ शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे वर्ण विपथ क्या होता है, वर्ण विपर्थ क्या होता है। वर्ण विपर्थ हमारा वर्णों के स्थान को बदल दिया जाए तो वर्णों का लोप करे, ये वर्णों के स्थान को बदल दिया जाए और वर्णों का लोप करे तो उसे हम वर्ण विपर्थ कहते हैं। जैसे वर्णों का स्थान कैसे बदल दें, जैसे बतासा को हम लोग कर देते हैं उसका उल्टा सीधा करके बसाता बोलते हैं, कोई कोई बसाता बोलता है। नहाना को हनाना बोलते हैं, बिगाड़ देते हैं शब्दों को इधर उधर करके। नुकसान को नुस्कान बोलते हैं। ये हमारे वर्ण विपर्थ हैं, मतलब इधर उधर वर्ण हो जाएं, वर्णों के स्थान को बदल दिया जाए या वर्णों का लोप कर दिया जाए। जैसे लखनऊ में नखलऊ बोलते हैं लोग, तो ये हमारे वर्ण विपर्थ हो गए, मतलब कुछ अलग वर्णों को दूसरी इधर से उधर वर्णों को कर दिया जाए तो हमारे वर्ण विपर्थ कहलाते हैं।
अब आते हैं दोस्तों अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं। अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो अर्ध तत्सम शब्द की बात करें, वे शब्द जो हिंदी तथा संस्कृत से मिलकर बने हो, हिंदी और संस्कृत से मिलकर अगर बने हैं तो हमारे अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। हमने द्विज उनको पढ़ा था तो वो दूसरे थे, ये हमारे अर्ध तत्सम शब्द हैं दोस्तों। अर्ध तत्सम शब्द संकर या द्विज शब्द थे, वो हमारे दो भाषाओं के मेल से बनते थे और यहाँ पे सिर्फ हिंदी और संस्कृत से मिलकर बने हों। जैसे अग्नि, अग्नि हमारा संस्कृत का शब्द है, कौन सा, संस्कृत का शब्द है, और आग ये हमारा हिंदी का शब्द है, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, अगिन, ये हमारा अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गए हमारे अर्ध तत्सम शब्द। याद रखेंगे, पूछा जाता है दोस्तों कि अगिन कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन में होगा अर्ध तत्सम शब्द है, तो हमारा इससे हम लोग याद कर लेंगे अर्ध तत्सम। तो इसी के साथ हम लोगों को दोस्तों शब्द परिचय चैप्टर अच्छे से समाप्त होता है। इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और जो भी कमी हो या कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए अंदाज में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।